हाँ तो बच्चों आज हम लोग ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर 13 जिसका नाम है न्यूक्लियस स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन बड़ी काम का चीज है। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली यहाँ से टेकअप हो जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। न्यूक्लियस न्यूक्लियस का सर्च डिस्कवरी सबसे पहले रदरफोर्ड ने किया, जिन्होंने जैसे प्लानेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है वैसे ही उन्होंने एटम का मॉडल दिया कि न्यूक्लियस एटम का सेंट्रल पार्ट का नाम उन्होंने दिया न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ठीक वैसे ही चक्कर लगाते रहते हैं जैसे कि सन के चारों तरफ प्लानेट चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस प्रकार एटॉमिक आप लोगों ने सुना होगा कि रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल बम्बार्डिंग करके और न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि इसके अंदर न्यूक्लियस का जो पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज है, हाईली डेंस है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन भरे हुए हैं। मतलब प्रोटॉन नाम का डिस्कवरी भी रदरफोर्ड के नाम ही है। बाद में फिर डिस्कवरी हुआ कि चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवरी किया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी होते हैं जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है लेकिन मास होता है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं शॉर्टकट में। सबसे पहला टॉपिक इसमें हम लोग को क्या क्या डिस्कस करना है, तो पहला डिस्कस करना है एटॉमिक मास एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। एटॉमिक मास का मतलब जैसे हम लोग मास का मेजरमेंट करते हैं डे टू डे लाइफ में केजी में, ग्राम में, तो एटॉमिक लेवल मतलब एटम तो बहुत छोटा सा चीज होता है। एटॉमिक लेवल पर मास का मेजरमेंट करने के लिए हम एक छोटा सा यूनिट को डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट ये केमिस्ट्री में आप लोगों को मिला होगा और बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि एटम जैसा छोटा चीज का मास को नापने के लिए, मेजर करने के लिए केजी जो है बहुत बड़ा चीज हो जाएगा, इनकन्वीनियंट हो जाएगा, मेजर करना बड़ा, कंपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ग्राम भी बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए एटॉमिक मास यूनिट जिसको शॉर्टकट में हम लोग एटॉमिक AMU या इसको और भी शॉर्टकट में तो हम लोग यू बोलते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन किया गया है 1U इक्वल टू व्हाट, तो लिखा जाता है मास ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाई 12। मतलब 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12 का जो 12th पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 को हम बोलते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये यूनिट बनता है, इसको हम लोग मानेंगे 1 एटॉमिक मास यूनिट और इसी के आधार पर बाकी सब मेजरमेंट हम लोग को करना है। अब आइए बात करते हैं हम लोग कंपोजिशन की। तो कंपोजिशन में क्या आएगा भाई, तो कंपोजिशन मतलब कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियस क्या क्या जिसे मिलकर बना। तो सिंपली कहिए तो न्यूक्लियस इज मेड ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब न्यूक्लियस के भीतर कुछ प्रोटॉन्स होते हैं और कुछ न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर द constituent particles of न्यूक्लियस। यही constituent particles हो गए। हाँ, कुछ न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होते हैं, कुछ में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं, कुछ में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कम भी होते हैं, वो अलग की बात है, वो हम लोग बात करेंगे। लेकिन मेनली न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिशन है। सो न्यूक्लियस इज मेड ऑफ प्रोटॉन एंड व्हाट, न्यूट्रॉन। सिंपली अगर हम लोग बात करें तो चलिए ये भी बात हो गया सिंपल सा। अब एक चीज आता है यहां पर मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। ये भी आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो भाई, तो केवल चीजों को जोड़ लिया कीजिए इस चैप्टर में। ये चैप्टर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन को अटेंड करना बड़ा ही आसान होता है। होता क्या है भाई, तो एटॉमिक नंबर मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस।
एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नॉट इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, जनरली जेड से। सो हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 वगैरह वगैरह हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन का नाम होगा क्या चीज? एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्या से? जेड से। क्लियर? चलिए, दूसरा चीज है इसमें मास नंबर। अब थोड़ा सा यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि मास अलग चीज है और मास नंबर अलग चीज है। मास जो है वो पॉइंट में भी हो सकता है, 1.1 यूनिट, 1.2 यूनिट, 1.3 यूनिट, ऐसा हो सकता है। मास मतलब कंटेंट ऑफ मैटर। बट मास नंबर क्या है बेटा? तो मास नंबर का मतलब होता है कि किसी न्यूक्लियस के अंदर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितना है, न्यूक्लियंस कितना है। अब न्यूक्लियंस किसको बोलते हैं भाई? तो जिस तरह से इंडिया में रहने वाले को इंडियन कहते हैं और नेपाल में रहने वाले को नेपाली कहते हैं, उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर रहने वालों को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियंस बोलते हैं। न्यूक्लियंस बोला जाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर रहने वालों को बोलते हैं न्यूक्लियंस। तो जैसे हम बोलते हैं न्यूक्लियंस मतलब क्या? कंबाइंड नेम ऑफ प्रोटॉन एंड व्हाट? न्यूट्रॉन। तो जैसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियन मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ व्हाट? न्यूट्रॉन। सिंबल हो गया। मतलब ये चीजों को तो केवल ध्यान में रखना है, ये आप लोग जानते हैं केवल। सो मास नंबर का मतलब क्या हो गया? तो किसी भी न्यूक्लियस का मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का नाम है मास नंबर। ये नंबर है, ये डेसिमल में नहीं आएगा, ये डेसिमल में कभी नहीं आएगा। मास जो है वो डेसिमल में आएगा, मास नंबर कभी डेसिमल में नहीं आएगा। इसको शॉर्टकट में हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इक्वल टू व्हाट? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस भी बोल सकते हैं इसको। और इसी को सिंबल में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। सो मास नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे जेड से। राइट? जैसे अब हम बात करेंगे भाई रिप्रेजेंट करना है तो हम बात करते हैं। चलिए, ऐसा हम लोग लिखते हैं, किसी भी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करना है। राइट? तो किसी भी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कैसे करना है, बस ये केवल बेसिक ये जानना जरूरी है। असली क्वेश्चन जो हमारे सामने आएगा, चाहे कंपटीशन का क्वेश्चन हो, चाहे सीबीएसई का क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन को करने के लिए बस ये टर्म्स को जानना जरूरी है। डेफिनेशन थोड़ी ना पूछेगा, नहीं। इसलिए रफली इसको दिमाग में पकड़ रखिए कि न्यूक्लियस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग जानते हैं न्यूक्लियस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे किसी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए उसका सिंबल लिख दिया एक्स। अब एक्स मतलब कोई न्यूक्लियस हो सकता है, किसी एलिमेंट का सिंबल हो सकता है। यहां लिखते हैं एटॉमिक नंबर जेड और यहां लिखते हैं मास नंबर ए। अब मास नंबर को यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, वो आपका मर्जी है। लेकिन एटॉमिक नंबर को नीचे ही लिखा जाएगा। राइट? तो ये है आपका जो नीचे लिखा गया है, ये क्या है? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर बोले तो क्या है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और यहां जो मास नंबर लिखा गया है, ये क्या है जी? मास नंबर, नॉट मास, मास नंबर। ये हमेशा इंटीजर में ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 होगा, पॉइंट में नहीं होगा, वो मास नहीं है।
ये बता रहा है कि उसके अंदर कितने न्यूक्लियस बंद है, कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बंद है। तो मास नंबर का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब ध्यान दीजिए, यहां पर सिर्फ क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और यहां पर क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिला के। तो मास नंबर में दोनों आ जाता है, प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन भी, और एटॉमिक नंबर में सिर्फ क्या आता है, प्रोटॉन आता है, उसमें दोनों नहीं आता है। ये बात है, ठीक है बेटा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोगों को कहने की प्रयास करूं, अब ध्यान से देखिएगा। अब यहां से प्लस माइनस की बात करते हैं, जैसे बात करते हैं हम लोग हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को लिख सकते हैं 1H1। कितने प्रोटॉन है इसमें, एक, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के भी कितना है, एक। इसका मतलब उसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं। अब इसको अगर हम दिखाने का प्रयास करें उसका न्यूक्लियस को, तो ऐसे दिखाया जाएगा कि इसके अंदर एक सिंगल क्या है, प्रोटॉन है, और इसी प्रोटॉन को यहां लिखा गया है। अब पूछा जाएगा मास नंबर कितना है बेटा इसका, तो क्या लिखिएगा, एक प्रोटॉन 1 प्लस कितना न्यूट्रॉन, एक भी न्यूट्रॉन नहीं तो 0। तो एक में 0 प्लस करेंगे तो आएगा कि नहीं, 1। यस। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, लेकिन हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप है। आइसोटोप आप लोग जानते हैं केमिस्ट्री में क्या, किसको बोलते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर सेम ना हो। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस न्यूट्रॉन सेम हो। 1H2, ठीक है, ये आ गया। कितने प्रोटॉन है इसमें, एक, और कितने न्यूट्रॉन है इसमें, एक। एक और एक मिलके हो गया 2, एक और एक मिलके हो गया ना 2। एक यहां से आया प्रोटॉन और एक जरूर रहा होगा न्यूट्रॉन, तो 1 + 1 2 हो रहा है, राइट। ठीक है, इसको अगर हमें कहना हो तो क्या कहेंगे भाई, इसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक ही क्या है, न्यूट्रॉन है। ये भी ध्यान देना होगा कि प्रोटॉन पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 0। न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता है, राइट। ये बेसिक होना जरूरी है ताकि हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन को बेहतर ढंग से समझ पाए जहां पर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अभी तो कोई क्वेश्चन बना नहीं रहा हूं, ओके। चलिए, अगर हम ट्रिटियम की बात करें बेटा तो 1H3, राइट। अब बोलिए ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, एक ही प्रोटॉन है, और ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो एक में 2 जोड़ेंगे तभी तो 3 बनेगा। इसका मतलब कितना प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन है 1, और कितना न्यूट्रॉन है भाई, तो न्यूट्रॉन हो गया 2, तब ना 2 और 1 मिलकर हुआ 3। मतलब इसको आप ऐसे ले सकते हैं 1 + 2, 1 आया यहां से, एक प्रोटॉन आप प्लस 2 न्यूट्रॉन मिलकर हो गया 3। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं हम लोग, ओके। उस तरह से अगर हम बात करें हीलियम की बात करें बेटा, तो हीलियम को क्या लिखते हो, 4, He2 4। क्या मतलब हुआ, तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं, तो प्रोटॉन कितने हो गए, 2, और 2 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 4 होगा। इसका मतलब है न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 2, 2 + 2 = 4। तो यहां वाला सिर्फ प्रोटॉन के नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और ऊपर वाला प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। यस, ये बात हुई। तो ये रिप्रेजेंटेशन है किसी भी न्यूक्लियस का। उसी तरह से अगर हम बात करें, मान लीजिए कि यूरेनियम 92 235, यस 235। अब सवाल है कितने प्रोटॉन है इसमें, तो प्रोटॉन का नंबर तो 92 लिखा हुआ है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के कितना है, तो इतना है। ठीक है, तो कितने न्यूट्रॉन है, तो कितने न्यूट्रॉन है पता करना है, तो इसमें से इसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, क्योंकि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्लस करने से आया है और ये सिर्फ प्रोटॉन का नंबर है, तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। 235 - 92 आ गया 143। यस, इतने न्यूट्रॉन्स है, ओके। तब तो एक फार्मूला हमारे पास दिखाई पड़ रहा है कि जनरल तौर पर अगर कोई न्यूक्लियस का सिंबल दिया है इस तरह से, तो ये तो गारंटी हो गया ना कि जेड मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया। हमको निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू कितना, तो ए में से जेड को क्या कर लेंगे, माइनस, क्योंकि इसमें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों है,
और नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर दिया तो बच गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर लूं तो क्या बचेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बच जाएगा। तो ये थोड़ा सा हम लोग का अभी तक का ये जो चीजें हैं बेसिक चीजें हुई। अब आते हैं मेन मुद्दा पर, राइट। इस चैप्टर का जो मेन कोर कंसेप्ट है वो क्या है। उस कोर कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। अब थोड़ा सा बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन के पहले ये माना जाता था क्लासिकल साइंस में कि मास अलग चीज है, अलग एंटिटी है, और एनर्जी अलग एंटिटी है। मास का लेना देना नहीं है एनर्जी से, और एनर्जी का लेना देना नहीं है मास से। मतलब मास और एनर्जी क्वाइटली इंडिपेंडेंट एंटिटी है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और इसीलिए क्लासिकल साइंस में पढ़ाया भी जाता है, आपने भी पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन एटॉमिक लेवल की जब बात होती है, जब क्वांटम लेवल की बात होती है, छोटे पार्टिकल की स्टडी की बात होती है, तो वो सारा नियम थोड़ा सा यहां पर फेल होता हुआ दिखाई पड़ता है। इस लेवल में एनर्जी डिस्ट्रॉयड होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एनर्जी एनिहिलेशन बोलते हैं, डिस्ट्रॉय होना मतलब एनर्जी एनिहिलेशन बोला जाता है उसको। डिस्ट्रॉय करना सही वर्ड नहीं होता है, एनिहिलेट होना। एनर्जी एनिहिलेशन, एनर्जी एनिहिलेशन का मतलब होता है कि एनर्जी अगर खत्म होगा तो उसके बदले में मास बनेगा। उसी तरह से उसका उल्टा होता है, मास एनिहिलेशन मतलब मास अगर डिस्ट्रॉयड होगा तो उसके बदले में एनर्जी बनेगा। तो इसके पहले वाले साइंस में लोग मानते थे कि एनर्जी अकेला ही कंजर्व रहता है, मास अकेला ही कंजर्व रहता है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया को बड़ी आसानी से समझा दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास विथ सुइटेबल प्रोसेस, विथ सुइटेबल प्रोसेस। एज फॉर एग्जाम्पल, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल भी है हमारे पास में। मान लो बच्चों, ये वुड है, लकड़ी है। अब आप लोग बताइए, लकड़ी है मतलब क्या है, मास है 10 केजी। तौल लीजिए इसको तराजू पे, इसका मास है 10 केजी। ओके, अगर हम इसमें आग लगा दें, फायर लगा दें, अगर इसको जलाने लगे, जलाना मतलब एक तरह का केमिकल रिएक्शन हो गया, कुछ देर के बाद क्या बचेगा, राख बचेगा। यस, ये होगा आपका रिएक्टेंट, ये हुआ आपका रिएक्टेंट, और ये हुआ आपका प्रोडक्ट। अब आप लोग प्लस धुआं भी निकलेगा, नो डाउट, धुआं भी निकलेगा मतलब गैस भी निकलेगा, नो डाउट, ये भी प्रोडक्ट हो गया। लेकिन क्या लगता है, जब लकड़ी जल रहा होता है तो वहां से हीट निकल रहा होता है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम लोग बोलते हैं हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये जब लकड़ी जल रहा होता है तो वहां से हीट निकल रहा होता है। हीट निकल रहा है मतलब क्या निकल रहा है, एनर्जी बाहर निकल के जा रही है, जिससे हम लोग खाना पका रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं, चाहे जो भी काम करना है कर रहे हैं। लकड़ी अगर ये जल गया तो क्या ये राख बचा और ये जो गैस बना, ये सबको इकट्ठा करके फिर अगर हम उसको वेट करें तो क्या वो 10 केजी होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब रिएक्टेंट का मास था 10 केजी, हो सकता है कि इन दोनों को भी हम तोले तो होगा कितना, 9 केजी मान लेते हैं। मास तो कम हो गया जी, मास कम हो गया। अगर हम थोड़ा सा गैस को भी क्या नहीं होने दिया, स्केप नहीं होने दिया, लॉस नहीं होने दिया, और थोड़ा सा एस को भी, राख को भी हमने यहां से लॉस नहीं होने दिया, सारा अगर इकट्ठा कर दे बड़ी सावधानी से भी, तो भी एक बात तो गारंटी है कि राख और गैस मिलकर कभी भी 10 केजी नहीं हो पाएगा, थोड़ा कम होगा। तो सवाल है भाई, यहां तो मास कंजर्व नहीं रहा, यहां तो मास कंजर्व नहीं रहा। सवाल है कि 10 किलो लकड़ी था और प्रोडक्ट सिर्फ 9 केजी बचा हुआ है, 1 केजी कहां गया?
तो बोलना पड़ेगा वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, मतलब एनर्जी फ्री में नहीं मिला, यू गॉट द एनर्जी, यू गॉट द एनर्जी एट द कॉस्ट ऑफ मास। जो मास डिस्ट्रॉयड हुआ, एनहिलेट हुआ, वो बदल गया किसमें? एनर्जी में। इसी को अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि भाई पहले मास कितना था? m1 मान लीजिए, बाद में कितना बचा मास? m2 मान लीजिए, कितना मास एनिहिलेट हो गया? व्हाट इज द मास डिफेक्ट? डिफेक्ट मतलब कितना का डिफरेंस आ गया। तो कैसे निकालोगे बेटा? m1 माइनस m2। जैसे यहां पर 10 में से 9 को माइनस करते हो 1 बचता, ये 1 का डिफेक्ट आ गया। तो व्हाट इज द मास डिफेक्ट? इतना, कुछ तो माइनस करेंगे तो आएगा, दिस इज द मास डिफेक्ट। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा ये जो मास में अंतर आया, डिफेक्ट हुआ, घट गया, वो डायरेक्टली बदलेगा किसमें? एनर्जी में। और वो एनर्जी कितना के बराबर होगा? तो उन्होंने कहा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, जहां सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। और आप जानते हैं कि राउंडेड वैल्यू लाइट का स्पीड को 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड लिया जा सकता है। इस फार्मूला को कैलकुलेट, मतलब एनर्जी निकालना, जब भी आपको एनर्जी निकालना है तो पहले ये पता करना होता है कि कितना मास एनिहिलेट हुआ, कितना मास डिस्ट्रॉयड हो गया, कितना मास में डिफेक्ट आ गया। उस मास डिफेक्ट को निकालिए और सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल जाएगा कि कितना एनर्जी यहां से रिलीज हुआ होगा। और वो जो एनर्जी रिलीज हुआ है एट द कॉस्ट ऑफ मास, सो मास इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। मास एनर्जी नहीं है, बट मास इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। ये इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि घर में हमारा सोना रखा हुआ है, गोल्ड, तो गोल्ड मनी तो नहीं है, लेकिन मार्केट में ले जाके अगर हम बिक्री करें, मार्केट में ले जाकर अगर हम बिक्री करें, तो आज के समय में अगर हम 1 ग्राम अगर गोल्ड हम बिक्री करते हैं बेटा, 1 ग्राम अगर हम गोल्ड बिक्री करते हैं तो हमको लगभग 12,000 रुपीज मिलता है। सो हम कहेंगे कि गोल्ड रुपीज तो नहीं है, बट गोल्ड इज इक्विवेलेंट टू रुपीज, क्योंकि इसको जब हम चाहें रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं मार्केट में ले जाकर। सो 1 ग्राम गोल्ड इज इक्विवेलेंट टू रुपीज 12,000। तो आप थोड़ी ना लिखिएगा कि 1 इक्वल टू 12,000, नहीं, आप ये कहना पड़ेगा कि 1 ग्राम गोल्ड इज इक्विवेलेंट टू रुपीज 12,000। सेम तरीके से यहां पर यह कहा जाएगा कि अगर इतना मास डेल्टा एम मास एनिहिलेट कर गया तो इट इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच एनर्जी? तो डेल्टा एम इंटू व्हाट? सी स्क्वायर। इतना का इक्विवेलेंट है। बट इस फॉर्मूला को यूज करते हुए ध्यान रखना होगा कि जब आप सी का वैल्यू रखते हो 3 इंटू, हालांकि एक्यूरेट वैल्यू नहीं है ये सी का, आप लोग जानते हैं 2.99798 समथिंग होता है, ये तो राउंडेड वैल्यू हम लोग लिखते हैं 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो देखिए अब यहाँ पर एसआई यूनिट में रखा आपने लाइट का स्पीड, तो मास का भी यूनिट एसआई होना पड़ेगा, मतलब केजी में ही होना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूला को यूज करते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डेल्टा एम शुड बी इन केजी, ये केजी में होना पड़ेगा और तब एनर्जी निकलेगा जूल में, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में जैसा अभी हमने बताया कि इस चैप्टर में जब भी मास देगा तो न्यूक्लियस का मास होगा, वो प्रोटॉन का मास होगा, वो न्यूट्रॉन का मास होगा, मतलब सब पार्टिकल का मास होगा, एटॉमिक सब पार्टिकल का मास होगा। और एटॉमिक सब पार्टिकल का मास होगा मतलब वो हमेशा एटॉमिक मास यूनिट में दिया रहेगा, यू में दिया रहेगा। यस, एटॉमिक मास यू में दिया रहेगा, ये बात होती है, क्लियर। तब तो अगर दिया रहेगा एटॉमिक मास यूनिट में तो उसको सबसे पहले किस में बदलिएगा? केजी में, और तब आप इस फार्मूला को क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। तो पहली बात तो ये हुआ कि हमने जो एग्जांपल दिया लकड़ी वाला, कि भाई लकड़ी जलता है तो हीट निकलता है, तो जितना मास कम हो गया वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक उसका उल्टा अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं
कि प्लांट किंगडम को देखिए, तो प्लांट किंगडम की जब सन से जो लाइट आता है तो हम लोग बोलते हैं ना, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, रेडिएशन इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सन से जो लाइट एनर्जी आ रहा है, हीट एनर्जी आ रहा है, जो रेडिएशन एनर्जी आ रहा है, यस, जो रेडिएशन एनर्जी आ रहा है, रेडिएंट एनर्जी आ रहा है सन से, प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करता है और आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस के जरिए उसको स्टार्च कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है और उसी स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करके वो पेड़ अपना ग्रोथ भी करता है, मतलब मांस बढ़ाता है, और एक दिन उसमें फ्रूट लगता है और वो फ्रूट क्या है, मांस है। तो प्लांट्स के अंदर जो सिस्टम है उसने सन से क्या लिया, एनर्जी, और उसको किसमें कन्वर्ट किया, मांस में। अब हम उस फ्रूट को खाते हैं, ह्यूमन बींग्स चाहे जो भी क्रिएचर्स हैं, एनिमल्स हैं, उस मांस को खाते हैं, तो हमारा जो सिस्टम है, मेटाबॉलिक सिस्टम है, उसको फिर किसमें कन्वर्ट करता है, एनर्जी में। अब हमारे अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम डायरेक्ट सन से हीट लेके एनर्जी को डायरेक्ट हम ले पाए। अब ऐसा नहीं हो पाएगा कि हम सन में मुंह बाके खड़े हो जाएं और हमको एनर्जी मिल जाए, हमारे अंदर वो सिस्टम नहीं है। इसलिए कहा कि विथ सुइटेबल प्रोसेस, तो मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, मास। लेकिन ध्यान रहे, ये जो प्लांट्स किंगडम वाला हमने जो बात कहा था, ये बहुत स्लो होता है। स्लो क्यों नजर आता है, कारण क्या है, तो आप देखिए E इक्वल टू क्या, डेल्टा एम सी स्क्वायर। अगर प्लांट से किंगडम ने इतना एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो सवाल है उसका मास कितना ग्रो करेगा, कितना मास बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, यस, एनर्जी, क्योंकि वो एनर्जी को लेके मास में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए उसका मास बढ़ेगा। और लकड़ी जलने वाला केस में क्या हो रहा था, लकड़ी जल रहा है मतलब मास कम हो रहा है तो एनर्जी बन रहा है। तो कहीं से अगर एनर्जी निकल रहा है मतलब उसका मास घट रहा है। ये होगा क्वांटम लेवल की बात, छोटे सब पार्टिकल में जब हम लोग बात करेंगे। जब कहीं से एनर्जी निकल रहा है तो समझना है कि उसका मास घट रहा है, और कि कोई सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो समझिए कि उस एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है वो मास में, तो उसका मास बढ़ेगा। प्लांट किंगडम को याद रखिए कि प्लांट किंगडम एनर्जी को रिसीव कर रहा है तो उसका मास बढ़ रहा है। सवाल है कि इतना एनर्जी अगर प्लांट किंगडम ने रिसीव किया है तो उसका मास कितना बढ़ा होगा, कितना चेंज आया होगा। तो डेल्टा एम इक्वल टू ई बाई वाट, सी स्क्वायर। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है बेटा, यहां पर समझने वाली, क्वांटम लेवल की चीजों को समझने के लिए छोटे से फॉर्मूला को लगाना है, हमें कंसेप्ट पर ध्यान लगाना। बताइए सी का वैल्यू 3 इंटू 10 का पावर 8। अरे बाबा यहाँ स्क्वायर है, और स्क्वायर का मतलब जब सी का आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 का पावर कितना, 16। ये वेरी वेरी ह्यूज क्वांटिटी है, यस और नो, यस, ये वेरी वेरी ह्यूज क्वांटिटी है, राइट। अब 10 दिन 15 दिन 20 दिन में प्लांट्स जितना भी एनर्जी रिसीव क्यों ना कर लिया, क्योंकि इसकी मात्रा इतना ज्यादा है कि ये तो वेरी वेरी स्मॉल आएगा। मतलब थोड़ा सा एनर्जी दीजिए, थोड़ा सा मास बाल बराबर तो बढ़ा होगा, लेकिन इतना कम ग्रोथ करेगा, इतना कम ग्रो करेगा उसका मास कि हमको विजुअलाइज नहीं होता है। इसलिए मास जो होता है धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पेड़ लगा दीजिए, महीना 2 महीना के बाद में लगता है कि जो पतला पेड़ था थोड़ा सा मोटा हुआ, राइट। ये विजुअलाइज नहीं होता है, दैट द केस, क्योंकि एनर्जी ज्यादा देने से भी सी का वैल्यू इतना ज्यादा है कि डेल्टा एम का वैल्यू क्या निकलता है, कम निकलता है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने बड़ी सुंदर ढंग से ये दुनिया को समझाने में कामयाब हुए कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास विथ सुइटेबल प्रोसेस, विथ सुइटेबल प्रोसेस, राइट। तो ये हमारा मास एनर्जी इक्विवेलेंस है। सो अगर आपको बताना हो मास एनर्जी इक्विवेलेंस को तो कैसे बताइएगा, अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन mass can be converted into energy and energy can be converted into mass according as the relation E equal to delta m into what, c square, जहां delta m
वह मास है जो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ऐसे बोलेंगे, या चेंज इन मास हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। एंड सी द स्पीड ऑफ लाइट, दिस रिलेशन इज कॉल्ड मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। दिस रिलेशन इज कॉल्ड क्या? मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है कि इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा कि डेल्टा एम को हमेशा केजी में बदलना पड़ेगा, और सी का वैल्यू 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड ले सकते हैं। लेकिन जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, सब पार्टिकल का स्टडी कर रहे हैं, एटम और न्यूक्लियस की स्टडी कर रहे हैं बेटा। और इस लेवल में मास ना ग्राम में दिया रहेगा ना केजी में दिया रहेगा, ना मास में दिया रहेगा ना केजी में दिया रहेगा एटॉमिक मास यूनिट में। तो बड़ी टाइम लग जाएगा। तो अब थोड़ा सा ध्यान रखा जाए यहाँ पर इन बातों को, राइट। एक क्वेश्चन के रूप में ही आप लोग इसको याद रखिएगा। इफ वन यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट is completely converted into energy, how much energy will be released? कितना एनर्जी रिलीज होगा, सवाल है कितना एनर्जी रिलीज होगा। अगर 1 यूनिट मास, यूनिट मतलब एटॉमिक मास यूनिट, मास को कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट कर दे तो कितना एनर्जी मिलेगा, इसको याद रखेंगे। क्योंकि यूनिटरी रूल पर ना, जैसे अभी बताया था ना, 1 ग्राम सोना से अगर 12,000 रुपीज मिलता है तो 2 ग्राम सोना से कितना रुपया मिलेगा, तो 2 × 12,000 करने से हो जाएगा। 3 ग्राम सोना बेचेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो 3 × 12,000 करेंगे तो मिल जाएगा। सेम तरीके से हम यहाँ पता कर लेंगे कि 1 एटॉमिक मास यूनिट अगर मास क्या हो जाए, एनिहिलेट कर जाए, तो कितना एनर्जी रिलीज होगा। इतना मास कितना एनर्जी बनाएगा, इतना मास कितना एनर्जी बनाएगा। तो अगर हम लोग ये याद रख लिया कि इतना मास से 1 यूनिट मास से इतना एनर्जी बन रहा है, तो 2 यूनिट से कितना बनेगा तो इंटू 2 कर देंगे, 3 यूनिट से कितना बनेगा तो इंटू 3 कर देंगे, निकालना आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा, राइट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भाई निकाल के थोड़ा सा हल्का फुल्का। लगभग आंसर कैसे बनाएंगे भाई, कितना मास दिया है, कितना मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट, मास इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट जो 1.6605 इंटू 10 का पावर -27 kg। ठीक है, इसको याद रखने से फायदा ये होगा ना कि 1 यूनिट का इक्विवेलेंट एनर्जी इतना है, तो 2 यूनिट में कितना होगा निकालना होगा, शॉर्टकट में हम लोग निकालेंगे। लाइट का स्पीड, अब देखिए फिर हम लोग एटॉमिक लेवल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ राउंडेड वैल्यू नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत छोटा सा चीज का कैलकुलेशन कर रहे हैं। लाइट का स्पीड होता है 2.9979, इतना ही लेते हैं, उसके बाद भी है इतना लेकर काम चला लेते हैं ना, इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सवाल है हमको निकालना है ई का वैल्यू, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एम का वैल्यू रखिए 1.6605 इंटू 10 का पावर -27, 2.9979 इंटू 10 का पावर 8 का होल स्क्वायर जूल। बाप रे बाप, इसको कैलकुलेट करते 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 जान निकल जाएगी, राइट। तो चूंकि क्वेश्चन तो आता है इस पर और निकालने अगर आ गया तो पहले तो हमें जो मास दिया रहेगा उसको बदलना पड़ेगा किस में,
केजी में, और केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर से सी का वैल्यू हम लोग को यही लेना पड़ेगा, ये वाला लेना पड़ेगा। इस अगर 3 वाला होता तो थोड़ा सा आसान भी होता, 3 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर करना बड़ा तकलीफ है। यस, अब इसको हम कैलकुलेट करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, निकलेगा कुछ ना कुछ। बस इसको हमें केवल याद रखना है, ये आता है 931.5 जूल में नहीं याद रखना है। एटॉमिक लेवल पर जो एनर्जी होती है न्यूक्लियर लेवल पर, उसको कहा जाता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको आप लोग को याद रखना है, इतना ही याद रखना है, इतना से काम चल जाएगा। सो आज के बाद हम लोग ये याद रखेंगे कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच, तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट मास अगर एनिहिलेट होगा तो उससे आपको इतना एनर्जी मिलेगा, या कहीं पर इतना एनर्जी कोई सिस्टम एब्जर्व कर लेगा तो उसका मास 1 यूनिट बढ़ जाएगा। तो सिस्टम का मास अगर 1 यूनिट घट गया, मतलब समझना है कि इतना एनर्जी उसने रिलीज कर दिया होगा, या उल्टा सिस्टम ने अगर इतना एनर्जी एब्जर्व किया है तो मानना होगा कि उसका इतना मास क्या हो गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा मास एनर्जी इक्विवेलेंस। अभी तक का ये बेसिक था बेटा। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा न्यूक्लियर फोर्स का। न्यूक्लियर फोर्स अब आप लोगों का इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, इसको दिमाग में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स? हम लोग बोलते हैं कि देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे पहले, सबसे वीक फोर्स है, मास के बीच में लगता है, उसका रिलेशन मास से होता है। दूसरा आप लोगों ने क्लास 12 अभी पढ़ा था चैप्टर 1 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, और ये चौथा जो फंडामेंटल फोर्स है उसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स का नाम है न्यूक्लियर फोर्स। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स का नाम है न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब पास दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी कम है तब तो अट्रैक्ट करता ही है, अगर दो ऑब्जेक्ट की दूरी बहुत ज्यादा भी है तो भी अट्रैक्ट करता है। मतलब अर्थ जो है सन को भी अट्रैक्ट करता है और सन जो है अर्थ को भी अट्रैक्ट करता है, इतना लार्ज दूरी पर भी। उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, ज्यादा डिस्टेंस पर काम कर सकता है। मैग्नेटिक फोर्स भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। और शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब हुआ कम दूरी तक काम करने वाला फोर्स। शार्प होता है कि एक डिस्टेंस के रेंज में होगा तभी ये फोर्स काम करेगा, अगर डिस्टेंस रेंज से बाहर हो जाए तो ये फोर्स बिल्कुल काम नहीं करेगा, एकदम जीरो हो जाएगा। जनरली न्यूक्लियर फोर्स का जो रेंज होता है, डिस्टेंस का रेंज, रेंज मतलब डिस्टेंस का रेंज, न्यूक्लियर फोर्स का जो डिस्टेंस का रेंज होता है वो 2 to 3 फेम्टोमीटर तक ही होता है, राइट। 1 फेम्टोमीटर इक्वल टू 10 का पावर -15 मीटर, बहुत कम, राइट। ये न्यूक्लियर ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब दो न्यूक्लियन के बीच में, न्यूक्लियन कहते हैं मतलब न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन को भी न्यूक्लियन कहेंगे, प्रोटॉन को भी न्यूक्लियन कहेंगे। न्यूक्लियर फोर्स क्या है, तो दो न्यूक्लियन के बीच लगने वाला फोर्स का नाम है न्यूक्लियर फोर्स। द फोर्स which acts between two nucleons, not nucleus, nucleon is called
न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। लेकिन ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, ज्यादा दूरी पर ये काम नहीं करेगा। अब रुकिए, इसका ध्यान रहे, इसका मास से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मास की वजह से जो फोर्स लगता है उसका तो नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स ना। चार्ज से लेना देना नहीं है, क्योंकि चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है उसका नाम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। मैग्नेटिक पोल की वजह से भी इसका कुछ लेना देना नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड से भी इसका कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है उसका नाम मैग्नेटिक फोर्स है। ये कुछ अलग टाइप का फोर्स है जो एटॉमिक सब पार्टिकल के बीच में लगता है। ये मास की वजह से नहीं लगता है, ये चार्ज की वजह से नहीं लगता है, ये मैग्नेट की वजह से नहीं लगता है, बल्कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आपस में अट्रैक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है, तब लगता है। मतलब ये न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है। अब ये मत कहिए न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं तो कैसे फोर्स लगा है भाई। चार्ज की वजह से जो फोर्स है उसका तो नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रहा है, ये दोनों न्यूट्रॉन के बीच जो फोर्स लग रहा है वो है न्यूक्लियर फोर्स। प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को इंटरेक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ध्यान रहे, ये फोर्स अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्ट करेगा। इस फोर्स को भी बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियर फोर्स। अब फिर यहां पर नहीं कहना है कि भाई प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन तो रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, लेकिन उस फोर्स का तो नाम क्या पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये वाला प्रोटॉन को रिपेल कर रहा होगा, नो डाउट, बट न्यूक्लियर फोर्स की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा। इसीलिए एक ही न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं कि नहीं होते हैं। तो एक ही, जैसे मान लीजिए हीलियम के अंदर हम बात करें तो हीलियम के अंदर भाई 2 प्रोटॉन है, राइट। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स केवल लगता है यहां पर, तब तो ये रिपेल करता है इसको और ये रिपेल करता है इसको, तो भाग ही जाते, मतलब न्यूक्लियस टूट ही जाता। तब तो हम लोग न्यूक्लियस की बात ही नहीं कर रहे होते, लेकिन इसके अंदर बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि इस प्रोटॉन को ये खींच रहा है और इस प्रोटॉन को ये खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इनकाउंटर कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब बताइए, ये जो प्रोटॉन और प्रोटॉन को आपस में खींचने का काम कर रहा है, अट्रैक्ट कराने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, ये है न्यूक्लियर फोर्स। बताइए, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग होता, न्यूक्लियर फोर्स है, तब तो ये टूट जाता ना, नहीं टूट रहा है। इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स क्या है, ज्यादा स्ट्रांग है। तो दुनिया का सबसे स्ट्रांग फोर्स का नाम क्या है, न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियस को आपस में बांध के रखता है, आपस में बांध के रखता है। ये अट्रैक्टिव है, टूटने नहीं देता है। अदरवाइज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो तो प्रोटॉन को तो कम से कम रिपेल करके तोड़ ही देना था ना, ठीक है। तो भले ही हम लोग बड़ा सिंपल ढंग से अभी तक पढ़े हैं कि भाई ऐसा टीचर लोग जनरली पढ़ाते हो तो क्या दिखा देता है, ऐसे एक बटुआ दिखा देगा, बैग जैसा दिखा देगा, बोलेगा ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है। स्टूडेंट समझ भी गया कि हाँ भाई एक बैग के अंदर, एक बटुआ के अंदर कुछ भर के रख दिया है और बांध दिया है, वो तो भागेगा ही नहीं। लेकिन जरा सोचो, दिमाग से खोपड़िया का इस्तेमाल करो, ये कौन सा बैग है भाई ये कौन सा बैग है, ये तो एक दिखाने का तरीका हो गया। दिखाना तो हमें ये चाहिए कि जैसे हनी बीज ना अपना बैग से चिपकी रहती हैं, वैसे ही तरह सा दिखाना चाहिए हमको। ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन। दिखाना तो हमको ऐसे चाहिए कि ये न्यूक्लियस है, दिखाना तो ये चाहिए कि ऐसा न्यूक्लियस है। तो सवाल ये है फिर कि अगर ऐसा न्यूक्लियस है तो ये भला क्यों यहां पर चिपका हुआ है सब एक साथ। यस, ये तो अलग हो जाना चाहिए, ये अलग हो जाना चाहिए, ये अलग हो जाना चाहिए, क्यों चिपका रहेगा, टूट जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। कम से कम प्रोटॉन तो प्रोटॉन को भगा ही देगा ना, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये भाग जाएगा इधर, ये भाग जाएगा इधर। इसका मतलब
कोई ना कोई है जो इस प्रोटॉन को, इस प्रोटॉन ने इस प्रोटॉन ने इस प्रोटॉन को रिपेल किया, इस प्रोटॉन ने इसको रिपेल किया। कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। लेकिन फिर भी भाग नहीं रहा है, क्योंकि अंदर में कोई है, कोई ऐसा फोर्स है जो दोनों को अट्रैक्ट करा रहा है, मतलब खींच के बांध के रखा है। वो कौन सा फोर्स है? न्यूक्लियर फोर्स। अगर यहां न्यूक्लियर फोर्स वीक होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तब तो ये टूट गया होता ना। इसका मतलब एक बात समझ में आ गया कि न्यूक्लियर फोर्स कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है, और नेचर में सबसे क्या है? स्ट्रॉन्ग है, जो न्यूक्लियस को बांध के रखने में मदद करता है, एक साथ बांध के रखा रहता है, राइट। तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई दोनों के बीच में? इसका फीचर क्या है? तो फीचर अगर पूछता है आपसे, दो फीचर पूछता है, हाँ इसको जरूर आप लोग पढ़ के जाइएगा। फीचर पूछता है तो फीचर नंबर 1, इट इज attractive in nature, ठीक है। इट इज द शॉर्ट रेंज फोर्स, मतलब कम दूरी तक काम करता है, ठीक है। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर, ये नेचर में सबसे स्ट्रॉन्ग है ना। ये 3 पॉइंट, 2 ही तो पूछता है, 3 तो याद रखने से काम हमारा हो जाता है ना, ठीक। चलिए, तो ये हमारा न्यूक्लियर फोर्स है जो न्यूक्लियंस को बांध के रखता है, और ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, राइट। इसका चार्ज से कुछ लेना देना नहीं है, ध्यान रहे, इसको एडिशनली याद रखिएगा। इन डिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड मास, इसका चार्ज और मास से कुछ लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट है, यस। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा एक ग्राफ है, जब हम लोग बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पेयर ऑफ न्यूक्लियंस, पेयर ऑफ न्यूक्लियंस वर्सेस सेपरेशन, दो न्यूक्लियन के बीच की दूरी और उनके पोटेंशियल एनर्जी का हमें ग्राफ प्लॉट करने को पूछता है, राइट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? चैप्टर 2 जब आप लोग पढ़ रहे थे, वहां पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, आप लोगों को याद होगा। जहां भी फील्ड का फोर्स होता है, फील्ड इन्वॉल्व होता है, मतलब फोर्स इन्वॉल्व होता है, उस सिस्टम में होता है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैंने छोटा सा कंसेप्ट दे रहा हूं, हालांकि ज्यादा जरूरत नहीं है। आप लोग को याद होगा कि वहां पढ़ते थे कि एक चार्ज है Q1, चार्ज के एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ तो चार्ज नहीं है, लेकिन चार्ज का एग्जांपल से समझा रहा हूं। Q2, दोनों के बीच की दूरी था R। फोर्स का फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिकल फोर्स का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई व्हाट? R स्क्वायर। अब आप लोग जानते हैं कि दोनों चार्ज का साइन सेम है तो फोर्स रिपल्सिव, और अपोजिट है तो फोर्स अट्रैक्टिव, R स्क्वायर ये जानते हैं। वहां पर हम निकालते थे कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कहां है, अभी बताया ना, वेयर देयर इज फील्ड फोर्स देयर इज पोटेंशियल एनर्जी, वेयर देयर इज फील्ड फोर्स देयर इज पोटेंशियल एनर्जी। और बताइए यहाँ पर फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, नहीं R स्क्वायर फोर्स में होता है ना, यहाँ फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, फोर्स माइनस प्लस नहीं होता है, बट एनर्जी माइनस प्लस होता है, हमने वहां सिखाया था। अब यहां पर कंसेप्ट लीजिए, अगर चार्ज में दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो प्लस इंटू प्लस एनर्जी क्या आएगा? पॉजिटिव, यस, एनर्जी पॉजिटिव आएगा। और फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव।
तो अगर दोनों का साइन सेम है, दोनों नेगेटिव हो एक साथ, चाहे दोनों पॉजिटिव हो एक साथ, तो यू का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। और फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव। तो फोर्स जब होता है रिपल्सिव तो एनर्जी होता है पॉजिटिव। और वहां से कहा था एनर्जी पॉजिटिव है, मतलब ये सिस्टम अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड का मतलब एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव दोनों को छोड़ देंगे ना तो दोनों कोलैप्स हो जाएगा, भाग जाएगा। ये भी नेगेटिव छोड़ेंगे ना तो भाग जाएगा, रिपेल हो गया। तो एनर्जी पॉजिटिव है मतलब सिस्टम अनबाउंडेड होता है, छोड़ने पर कोलैप्स कर जाता है। लेकिन अगर एक चार्ज होता पॉजिटिव और एक चार्ज होता नेगेटिव तो आके चिपक जाता, मतलब वो सिस्टम बाउंडेड है। तो एक चार्ज हो पॉजिटिव एक चार्ज हो नेगेटिव, एक चार्ज हो पॉजिटिव एक चार्ज हो नेगेटिव, तो एनर्जी क्या निकलेगा भाई? नेगेटिव। और फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव हो जाएगा। और अट्रैक्टिव का मतलब सिस्टम कैसा होगा? आगे चिपक जाएगा, मतलब भागेगा नहीं, कोलैप्स नहीं होगा। यही हम लोग वहां सीखा था। सेम तरीका से यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है? तो अभी हम लोग न्यूक्लियस की बात करें भाई, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूक्लियंस होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सब बाउंडेड होते हैं, सब अट्रैक्टिव फोर्स द्वारा बाउंड किया गया रहता है। यस। तब हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन है और एक दूसरा भी न्यूट्रॉन है, या फिर एक प्रोटॉन है दूसरा भी प्रोटॉन। ध्यान रहे यहां पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला फोर्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात नहीं हो रही है, और इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं होगी। यहां बात होगी न्यूक्लियस पोटेंशियल एनर्जी की, उस फोर्स के द्वारा। या फिर एक न्यूट्रॉन हो और एक क्या हो? प्रोटॉन हो। दिस इज द पेयर ऑफ न्यूक्लियन, दिस इज आल्सो पेयर ऑफ न्यूक्लियन, दिस इज आल्सो पेयर ऑफ न्यूक्लियन। अब यहां पर सवाल है, क्या चीज ग्राफ प्लॉट करना है हमको कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पेयर ऑफ न्यूक्लियंस वर्सेस सेपरेशन, मतलब दो न्यूक्लियन के बीच की दूरी और उनके पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करना है। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला हम लोग को नहीं पढ़ना है क्लास 12 में कि फोर्स का ये फॉर्मूला होता है, एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है। बस यहाँ पर हम लोग को थोड़ा प्राइमरीली उसके बारे में केवल जानना है। अभी सेंस क्या दिया था हमने भाई? तो सेंस अभी क्या था कि ये फोर्स, ध्यान से अब सुनिएगा, कैसा फोर्स है? शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट, यहां ले लो आर फॉर डिस्टेंस, या सेपरेशन, जो बोलो बेटा, सेपरेशन, सेपरेशन मतलब दो न्यूक्लियन के बीच की दूरी। और यहां ले लेंगे पोटेंशियल एनर्जी, लिख लेंगे पोटेंशियल एनर्जी। बट यहां पोटेंशियल एनर्जी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है कि एमजीएच लगाना है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं लगाना है। यहां हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी का, न्यूक्लियर फील्ड का फोर्स का जो एनर्जी होगा उसकी बात कर रहे हैं। ये यहां पर 0, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, एक्चुअली ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, और अभी अभी बात किया था कि ये अधिक से अधिक 2 से 3 फेम्टोमीटर तक ही काम करता है, राइट। मतलब इसको भी छोड़ दिया जाए, 3 को 2 ही मान के चलिए, मतलब 2 फेम्टोमीटर तक, ऐसे ही मान के चलिए 2 फेम्टोमीटर तक मैक्सिमम काम कर सकता है। इससे कम दूरी पर काम करेगा बट इससे ज्यादा दूरी पर काम नहीं करेगा। जैसे दो न्यूक्लियन के बीच की दूरी इससे ज्यादा हुआ तो वो फोर्स लगना बंद हो जाएगा, वो फोर्स ही लगना बंद हो जाएगा। मतलब हम जो दूरी की बात कर रहे हैं यहां पर न्यूक्लियर रेंज वाली दूरी की बात हो रही है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए एक न्यूक्लियन यहां एक न्यूक्लियन यहां, थोड़ा मैग्नीफाई करके हम दिखा रहा हूं, उतना छोटा सा डिस्टेंस तो हम देखा ही नहीं पाएंगे। फिलहाल ये दूरी है कितना, मान लेते हैं डिस्टेंस है लेस देन 2 फेम्टोमीटर। यस, क्या फोर्स काम कर रहा होगा? हाँ कर रहा होगा। फोर्स कैसा होगा? ये अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव। अब ये एकदम पेक्यूलियर टाइप का फोर्स है बेटा ये फोर्स। अब ध्यान से सुनिएगा, ये फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है।
अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है, अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। जब दूरी थोड़ा ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा, रिपल्सन कम, इसलिए ओवरऑल अट्रैक्शन होगा। जैसे जैसे दूरी कम होने लगता है अट्रैक्शन घटता है, रिपल्सन बढ़ता है, अट्रैक्शन घटता है, रिपल्सन बढ़ता है, अट्रैक्शन घटता है, रिपल्सन बढ़ता है। एक खास दूरी पर जब हम पहुंचते हैं तो अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों बराबर होता है, मतलब नेट फोर्स जीरो। अगर दूरी को और भी कम किया तो रिपल्सन ज्यादा हो जाता है, अट्रैक्शन कम होने लगता है। यस, यही खासियत है इसकी। अब इसका ग्राफ को हम दिखाते हैं कैसे। मान लेते हैं कि दूरी थोड़ा ज्यादा है, तो अभी बताया था दूरी ज्यादा मतलब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, और नेगेटिव को नीचे दिखाना है। जैसे जैसे डिस्टेंस घटेगा एनर्जी मोर नेगेटिव यहां तक आएगा। यस, एक खास दूरी के बाद, खास दूरी को हम बोलेंगे जनरली ये जो दूरी होती है खास दूरी जिसको बोलते हैं आर नॉट, ये 0.8 फेमटोमीटर, लगभग अलग अलग न्यूक्लियस में अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक एवरेज की बात करें। ये खास दूरी पर अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों बराबर हो जाता है, और बराबर हो गया मतलब वहां पर नेट फोर्स जीरो हो गया, फोर्स हो गया जीरो, मतलब वहां पर एनर्जी होगा मिनिमम। ये खास दूरी को हम आर नॉट कहते हैं, इक्विलिब्रियम वाली दूरी हो गई। उसके बाद डिस्टेंस को और कम करेंगे तो फोर्स रिपल्सिव होने लगेगा, और फोर्स अगर रिपल्सिव तो एनर्जी कैसा भागेगा, पॉजिटिव तरफ भागेगा, ऐसे हो जाता है ना। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछ ऐसे ग्राफ खुद दे देगा, या तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए कुछ बोलेगा तो प्लॉट करके छोड़ दीजिए, कुछ पूछेगा ही नहीं। कभी कभी खुद ही ग्राफ सीबीएसई में पूछ दिया है, दे दिया है, और बोलेगा कि हाईलाइट द डिस्टेंस बियॉन्ड विच न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव, या फिर बोल देगा हाईलाइट द डिस्टेंस विद इन विच द न्यूक्लियर फोर्स इज रिपल्सिव। तो अभी क्या बताया था, दूर में थोड़ा अट्रैक्शन होता है, पास में रिपल्सन, इसको याद रख लेना। अब यहां पर मैं हाईलाइट करता हूं आप लोगों के लिए ना, इधर डिस्टेंस, इस डिस्टेंस से इधर में न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव, दूर ज्यादा है तो अट्रैक्टिव, और इस डिस्टेंस के अंदर में डिस्टेंस मतलब कम दूरी हो गया तो न्यूक्लियर फोर्स बिकम्स रिपल्सिव। ठीक है, ये हमारा ग्राफ हुआ पोटेंशियल एनर्जी और किसका, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको दिमाग में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ ये आता ही आता है, मतलब पूछता है यहाँ पर। अरे ऐसे ही छोटा छोटा टॉपिक है तो पूछेगा क्या, हाँ? थोड़े ना भारी भारी चीज यहाँ से पूछेगा, नहीं पूछेगा, राइट। तो ये जो छोटा छोटा चीजें थी हमने सीखा अभी तक, राइट, छोटी छोटी जो चीजें थी हमने अभी तक आप लोगों को सिखाया। अब हम लोग बात करते हैं भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। आप लोगों ने सुना होगा कि जितने भी स्टार्स हैं, हमारा सन भी एक स्टार है, उनका कोर पार्ट का टेम्परेचर वेरी वेरी हाई होता है। जैसे सन का कोर पार्ट का टेम्परेचर करें तो बोलते हैं 10⁷ केल्विन के ऑर्डर का होता है, और इस ऑर्डर पर जब टेम्परेचर होता है तो कोई भी मटेरियल मतलब चांसेस होता है कि प्लाज्मा स्टेट में रहेगा, मतलब एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन निकल के बिखर गए होंगे, न्यूट्रॉन निकल के बिखर गया होगा, प्रोटॉन निकल के बिखर गया होगा, मतलब वहां पर चांसेस होता है कि मैक्सिमम जो मटेरियल होगा सब पार्टिकल के रूप में होगा। हमारा अर्थ पर नहीं है, हमारा अर्थ तो ठंडा हो चुका है,
इसलिए यहां पर एटॉमिक लेवल में सब है, जितना भी एटम है उसका इलेक्ट्रॉन उसका चारों तरफ घूम रहा है, राइट। लेकिन आप लोगों ने देखा है डे टू डे लाइफ में, बताइए ठंडा के समय में फॉग को देखिए, तो ठंडा के समय में फॉग है मतलब उसका टेम्परेचर बहुत कम है, और बहुत कम है तो सस्पेंडेड एयर में वो मूव करता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन वहीं देखिए जब आप प्रेशर कुकर में हीट दे रहे होते हैं और वही पानी जब स्टीम बन के निकलता है तो कितना हाई स्पीड से निकलता है, उसमें थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से उसमें बहुत थर्मल एनर्जी है, इसलिए बहुत हाई स्पीड से भाग रहा है। तो इतना मामूली सा टेम्परेचर पर 100 डिग्री 200 डिग्री टेम्परेचर पर वेपर जो निकल रहा है प्रेशर कुकर से, इतना हाई स्पीड से भाग रहा है, तो जरा सोचो कि उनका टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस हो जाए या इस ऑर्डर का टेम्परेचर का हो जाए तो क्या होगा जरा सोचिए। तब तो उस वेपर के अंदर जो H2O है, H2O है, सबसे पहले तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही अलग हो जाएगा, अलग अलग हो गया। उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन भी टूट टूट के कहां निकलना शुरू हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तब मैटर के उस स्टेट को हम लोग प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं, ठीक है। खैर छोड़िए, आते हैं मेन थीम पर। यहां पर एक्चुअली न्यूक्लियस भी बनता है, बिगड़ता है, न्यूक्लियस भी बनता है, बिगड़ता है। अर्थ पर ये नहीं हो रहा है, अर्थ पर करने के लिए बहुत कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है लेबोरेटरी के अंदर। लेकिन जितने भी स्टार है जहां पर वेरी वेरी हाई टेम्परेचर है, वेरी वेरी हाई टेम्परेचर है, टेम्परेचर वेरी वेरी हाई है। जस्ट ये सोचिए, ये एक प्रोटॉन है, ये भी एक प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन को पहले सोचते हैं एक प्रोटॉन थोड़ी ना होगा, स्टार को देखिए चारों तरफ एटम ही एटम एटम एटम। जब फॉग को देखिए ना, ठंडा में थोड़ा दिन के लिए फॉग हो जाता है, इतना भी फॉग बटोर लीजिए तो उसमें ट्रिलियन एंड ट्रिलियन पार्टिकल्स होंगे। तो उसी तरह से वहां पर भी है, और उतना हाई टेम्परेचर पर है तो ये प्रोटॉन्स है काफी हाई स्पीड से चारों तरफ भाग रहे होंगे। यस, न्यूट्रॉन होंगे वो भी बहुत हाई स्पीड से भाग रहे होंगे। यस, इस तरह के पार्टिकल्स। अब जरा सोचिए कि एक प्रोटॉन दूसरा प्रोटॉन के सामने आ रहा है, काफी हाई स्पीड से चलते हुए आ रहा है, इसे बहुत हाई स्पीड से चलते हुए आ रहा है। तो थर्मल एनर्जी इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि ये प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज इस प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए पास जा रहा है। और इतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है इसके अंदर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपेल करते रह गया, क्योंकि ये तो लॉन्ग रेंज फोर्स है ना, रिपेल कर रहेगा। पर स्लो होते 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 मान लीजिए काफी क्लोज पहुंच गए, मान लीजिए कि न्यूक्लियर रेंज के अंदर आ गया, ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन काफी पास पास आ गया ड्यू टू थर्मल काइनेटिक एनर्जी, बहुत पास पास आ गया। और ये जो डिस्टेंस रह गया दोनों के बीच का, वो मान लीजिए 2 फेमटोमीटर के अंदर आ गया। यस, न्यूक्लियर रेंज के अंदर आ गया। और हमने अभी बताया था कि जैसे डिस्टेंस न्यूक्लियर रेंज के अंदर आता है, न्यूक्लियर फोर्स एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। अब वो काम करना शुरू करेगा। डिस्टेंस ज्यादा था तो काम नहीं करेगा, अब वो काम करना शुरू करेगा अगर उसका रेंज में आ गया तो। अब ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसको रिपेल कर रहा होगा, और ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये रिपेल कर रहा होगा। बट क्योंकि रेंज के अंदर आ चुके हैं ड्यू टू थर्मल काइनेटिक एनर्जी, स्पीड था उनमें, इसलिए अब न्यूक्लियर फोर्स एक्टिवेट हो गया। अब ये प्रोटॉन को न्यूक्लियर फोर्स खींचेगा इधर, और इस प्रोटॉन को इसका न्यूक्लियर फोर्स खींचेगा, इसे दोनों को। और न्यूक्लियर फोर्स अभी बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज्यादा मच मोर स्ट्रॉन्गर होता है, लगभग 100 टाइम्स ज्यादा होता है, 100 टाइम्स, 100 नहीं 100 टाइम्स ज्यादा होता है। मतलब अगर माना जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1 न्यूटन है तो न्यूक्लियर फोर्स 1 into 100 न्यूटन होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब उनको क्या किया, चिपका दिया। चिपका दिया मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चिपक गए, एक पास में आ गए, पास में आ गए, चिपक गए अंदर में, बन गया न्यूक्लियस, बन गया न्यूक्लियस, बन गया न्यूक्लियस। तो बताइए इस न्यूक्लियस को बनने के लिए प्रोटॉन प्रोटॉन जब पास में आ रहे थे
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ओवरकम होने के लिए बहुत हाई स्पीड की जरूरत है, और इतना ज्यादा हाई स्पीड बहुत हाई टेम्परेचर पर ही एक्वायर किया जा सकता है। सो न्यूक्लियस को बनना लो टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं है। अब होता क्या है, उसी तरह से आप सोच सकते हैं कि इधर से कोई बहुत हाई स्पीड से चलता हुआ कौन आया, न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन भी चलते चलते उसका काफी क्लोज चला गया। जैसे उसका काफी क्लोज गया, इस रेंज के अंदर आया, न्यूक्लियर फोर्स ने उसको भी चिपका दिया। फिर कहीं से कोई न्यूट्रॉन आया, उसको भी चिपका दिया। फिर कहीं से प्रोटॉन आया, उसको भी चिपका दिया। इस तरह से न्यूक्लियस बनते चला जाएगा, बनते चला जाएगा, बनते चला जाएगा। बट अब आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूं। पत्थर पर पत्थर मारते हो तो पत्थर से स्पार्किंग होती है, पत्थर पर पत्थर मारते हो तो पत्थर से स्पार्किंग होता हुआ दिखाई पड़ता है। उसी तरह से जब एक न्यूक्लियन दूसरा न्यूक्लियन के अंदर फिट होता है, न्यूक्लियस बन रहा होता है, तो वहां पर टकराना तो नहीं कहेंगे, लेकिन इस प्रोसेस में ईच न्यूक्लियन का थोड़ा थोड़ा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस में ईच न्यूक्लियन का थोड़ा थोड़ा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तब तो बेटा हुआ क्या, आप लोग बताइए। मान लीजिए एक प्रोटॉन था, ये एक दूसरा प्रोटॉन था, ये इसका मान लेता हूं सिंप्लिसिटी के लिए कि इसका मास है 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसका भी 1 एटॉमिक मास यूनिट, हालांकि 1 से थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन मान लेता हूं समझने के लिए। और ये दोनों आपस में फ्यूज हुए, दोनों आपस में जुट गए, और जुट के क्या बना दिया, न्यूक्लियस बना दिया, न्यूक्लियस बना दिया। मान लो ना, तो ये क्या है भाई, रिएक्टेंट, ये क्या है रिएक्टेंट, और ये क्या है भाई, प्रोडक्ट। यस, प्रोडक्ट। होता क्या है, इस प्रोसेस में ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, निकलता है। ठीक उसी तरह से जैसे पत्थर पर पत्थर मारते हो तो पत्थर से स्पार्किंग होता हुआ दिखाई पड़ता है, मतलब आग निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। उसी तरह से यहाँ भी हीट के रूप में एनर्जी निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। यही वजह है कि जितने भी स्टार हैं उनका खुद का एनर्जी होता है ना, क्योंकि वहां पर ये न्यूक्लियस बन रहे होते हैं। लेकिन अभी अभी शुरुआत में क्या बताया था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि जब तक मास एनिहिलेट नहीं होगा तब तक एनर्जी निकलेगा नहीं, मतलब लकड़ी जलेगा नहीं तब तक हीट कहां से निकलेगा, और लकड़ी जल गया तो उसका मास तो घट जाएगा, राख बन जाएगा, राख का मास तो कम हो जाएगा। होता क्या है, इसका मास है 1, इसका मास है 1, हिसाब से बताइए इस न्यूक्लियस का मास तो 2 होना चाहिए ना, क्योंकि इसी से तो मिलकर ही बना है। तो अगर इसका मास है 1 यूनिट, इसका मास है 1 यूनिट, तो इसका मास कितना होना चाहिए, 2 यूनिट। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। हमारे अर्थ पर भी, अर्थ की बात कर रहे हैं, जितने भी न्यूक्लियस हैं, जितने भी नॉन एटम्स हैं, हम लोग पता करते हैं कितने न्यूट्रॉन है कितने प्रोटॉन है, उनका हिसाब किताब किया गया कि भाई इतने न्यूट्रॉन है इतने प्रोटॉन है तो इसका मास इतना होना चाहिए। लेकिन न्यूक्लियस को जब देखा जाता है तो उसका मास इनके मास से थोड़ा कम। से फॉर एग्जांपल इसका मास हुआ 1.9 यू। सवाल ये है कि इसका मास कितना था 2 यू, इसका मास कितना 1.9 यू, तो 0.1 यू मास तो कम हो गया, कहां चला गया। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के मास एनर्जी कोहेरेंस के मुताबिक ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो जब दो न्यूक्लियंस आपस में जुड़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा मास उनका डिस्ट्रॉयड होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। इसीलिए रिएक्टेंट के मास से प्रोडक्ट का मास हमेशा ही क्या मिलता है, कम मिलता है। जितना कम हुआ उसका नाम पड़ता है मास डिफेक्ट, उसका नाम पड़ता है मास डिफेक्ट, उसका नाम पड़ता है मास डिफेक्ट। और तब हम लोग समझ जाते हैं कि मास में जो ये डिफेक्ट आया है ये एनर्जी बन के निकला होगा, ये एनर्जी बन के निकलता है, निकला होगा, निकला होगा, निकला होगा। इतना एनर्जी बनने के बाद, इतना एनर्जी निकलने के बाद ये दोनों न्यूक्लियंस आपस में बंध गए,
बंधे तभी जब इतना एनर्जी निकल गया, राइट। पता करना है कितना एनर्जी निकला, तो कैसे पता करेंगे भाई? तो इनका मास कितना था? 2 यूनिट। इस पूरा न्यूक्लियस का मास कितना हो गया? 1.9 यूनिट। तो मास डिफेक्ट कितना हो गया? तो डेल्टा एम इक्वल टू, इसमें से इसमें को माइनस कर लेंगे 0.1 यूनिट। अब बोलिए कितना एनर्जी रिलीज हुआ होगा? तो E इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। बट E निकालना है तो यू को बदलना पड़ेगा केजी में, जो महाभारत है। तो काहे लिए निकालिएगा? अभी बताया था 0 पॉइंट, जब भी डेल्टा एम का वैल्यू यू में दिया हो तो डेल्टा 1 लिख दीजिएगा और इसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, शॉर्टकट में निकल जाएगा। इस चैप्टर में ना जब भी मास दिया रहेगा तो एटॉमिक मास यूनिट में दिया रहेगा, और जब भी एनर्जी बोलेगा तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही बोलेगा ना। तो क्या जरूरत है हमको लफड़ा करने का, राइट। अब आइए मास डिफेक्ट की बात करते हैं ना। तो मास डिफेक्ट क्या है? मास डिफेक्ट ऑफ ए न्यूक्लियस। मास डिफेक्ट ऑफ ए न्यूक्लियस, किसी न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट क्या है? कैसे निकाला जाएगा? आइए तो डिफाइन करते हैं। इट इज द डिफरेंस ऑफ टोटल मास ऑफ इंडिविजुअल nucleons and mass of nucleus It is denoted by delta M. So for a nucleus X A Z A, कोई न्यूक्लियस है X Z A, इसका मास डिफेक्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो निकालेंगे कैसे? डेल्टा एम इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे, कितने प्रोटॉन है इसमें? Z। तो एक प्रोटॉन का मास को क्या माना जाए? एमपी मान लिया जाए। तो टोटल कितने प्रोटॉन हुए? Z। तो टोटल प्रोटॉन्स का मास कितना होगा? Z इंटू एमपी प्लस कितने न्यूट्रॉन होंगे यहां पर? तो A माइनस Z, क्योंकि यहां पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों है। तो प्रोटॉन को माइनस करें तो न्यूट्रॉन बचेगा। कितने न्यूट्रॉन है? तो A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। भाई इतने प्रोटॉन और इतने न्यूट्रॉन कंबाइंड हुए होंगे तब ना न्यूक्लियस बना होगा, ठीक है। तो इतने तो मास है किसका? रिएक्टेंट का, और ये कंबाइंड हुए होंगे तो क्या बना होगा? न्यूक्लियस। और अभी हम क्या बताए थे कि जब कंबाइंड हो रहे थे तो हर न्यूक्लियन का थोड़ा थोड़ा मास कन्वर्ट हो गया था एनर्जी में, इसलिए न्यूक्लियस का मास तो थोड़ा कम हो गया होगा। तो इसमें से माइनस कर लेंगे मास ऑफ न्यूक्लियस, ऐसा लिखा जाता है, मास ऑफ न्यूक्लियस जेड। इसको पढ़ेंगे मास ऑफ न्यूक्लियस। ये निकल गया आपका मास डिफेक्ट। किस में निकल गया? ये निकलेगा AMU में, मतलब U में निकलेगा। और ये जो मास में डिफेक्ट आया यही क्या बन के निकल गया होगा? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। तो इतना एनर्जी निकल जाने के बाद ये लोग आपस में बंध गए, उसी एनर्जी का नाम पड़ता है बाइंडिंग एनर्जी। बंध गए इसलिए नाम पड़ गया बाइंडिंग एनर्जी। अब इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी का इसका मतलब ये हुआ साइंस फॉलो सिमेट्री। मतलब जब ये बने थे तो इतने मास डिस्ट्रॉय हुआ, जो एनर्जी बनकर निकल गया, रिलीज हो गया। अगर इनको तोड़ना है, अलग अलग कर देना है, सारे प्रोटॉन्स सारे न्यूट्रॉन्स को अलग अलग कर देना है,
तो उतना ही एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। अगर उतना ही एनर्जी सप्लाई करेंगे तो फिर सब न्यूक्लियस जो है अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में टूट जाएगा, इसलिए उसका नाम पड़ता है बाइंडिंग एनर्जी। तो ये तरह हमारा मास डिफेक्ट। अब बात करते हैं हम लोग बाइंडिंग एनर्जी का। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस कैसे डिफाइन किया जाएगा इसको? तो डिफाइन यही होगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required, amount of energy required to separate all nucleons from nucleus is called बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। और कैसे निकलेगा? एंड अभी क्या कंसेप्ट दिया था कि न्यूक्लियस बनते वक्त जितना एनर्जी रिलीज हुआ था उतना ही एनर्जी दिया जाए तो फिर सब अलग हो जाएगा ना, फिर अलग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे एनर्जी देने से सब अलग हुए, तो सिस्टम ने एनर्जी क्या किया? एब्जर्व किया। मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन के मुताबिक वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मास में। अब ईच न्यूक्लियस का थोड़ा थोड़ा मास बढ़ जाएगा। मतलब जब तक वो न्यूक्लियस के भीतर होते हैं थोड़ा थोड़ा मास सबका कम होता है, और वो बाहर निकल गए तो उनका मास थोड़ा ज्यादा हो गया। लेकिन बाहर अपने आप नहीं निकलेंगे जब तक आप एनर्जी नहीं देंगे, और जो आप एनर्जी दिया वो मास में कन्वर्ट हो गया, इसलिए उनका मास बढ़ गया। तो निकालने का तरीका वही हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस है। कैसे निकलेगा भाई? वही जो जितना बनते वक्त रिलीज हुआ था उतना ही तोड़ने के लिए देना पड़ेगा। तो कितना रिलीज हुआ था? डेल्टा एम इंटू व्हाट? सी स्क्वायर। ठीक है, बट इस फॉर्मूला को यूज करते हुए ध्यान रखना पड़ेगा कि डेल्टा एम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और सी का वैल्यू वही लेना पड़ेगा 2.9979, बड़ा महाभारत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, ट्रिक यहाँ पर याद रखिए ना, ट्रिक याद रखिएगा। हाँ, यहाँ पर डेरिवेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, राइट। थोड़ा सा घंटा भर बैठ के एक बार पढ़ लीजिएगा, हल्का सा नोट्स आप लोग बना लीजिएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन शर्ट से आ जाएगा। क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से एक्वायर करना बड़ा आसान है। 2 घंटा के प्रिपरेशन में 3 मार्क्स का क्वेश्चन सस्ता सौदा है। हाँ, चलिए ट्रिक क्या है? इफ डेल्टा एम is in atomic mass unit, then binding energy equal to डेल्टा एम को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5 और ये निकल जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीबीएसई में मेगा इलेक्ट्रॉन में भी पूछता है, कंपटीशन में भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पूछा जाता है। कारण है कि एटॉमिक लेवल पर और न्यूक्लियर लेवल पर जो जूल होता है बड़ा यूनिट हो जाता है, कंपेयर करने में तकलीफ होती है। केजी जो होता है बहुत बड़ा हो जाता है उसके लिए, तो वो भी कंपेयर करने में तकलीफ होती है। इसलिए एटॉमिक लेवल पर, न्यूक्लियर लेवल पर मास जनरली एटॉमिक मास यूनिट में लिया जाता है और एनर्जी जनरली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट किया जाता है। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। ये हमारा कंसेप्चुअल पार्ट हुआ बेटा ना। अब बात करते हैं क्या? न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की, राइट। बस केवल इसको समझना है, ये नहीं पूछेगा, समझना है। इस समझ के आधार पर बाकी जवाब दीजिएगा। स्टेबिलिटी, ओके। अभी हमने आप लोगों को कहा कि ये सब न्यूक्लियंस है ना, सन का कोर पार्ट में, स्टार का कोर पार्ट में काफी हाई टेम्परेचर प्रेशर पर हैं, बहुत हाई स्पीड से चल रहे होते हैं, एक दूसरे के सामने भी आते हैं। थर्मल काइनेटिक एनर्जी वजह से ये सब आपस में
पास पास जब आ रहे होते हैं, अगर न्यूक्लियर रेंज के अंदर आ गए तो न्यूक्लियर फोर्स उनको चिपका देगा, बन गया न्यूक्लियस। लेकिन उस प्रोसेस में ये तो आपका न्यूक्लियंस है। न्यूक्लियंस है मतलब न्यूट्रॉन और फ्री प्रोटॉन्स है, ऐसे कह दीजिए। ऐसे लिख देता हूं, फ्री प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिसको हम बोलते हैं बेटा न्यूक्लियंस, राइट। अगर ये काफी हाई स्पीड से एक दूसरे से चल रहे हैं, मिलेंगे, अगर न्यूक्लियर रेंज के अंदर आ गए तो न्यूक्लियर फोर्स उनको चिपका देगा, बन जाएगा न्यूक्लियस। ये सब इसके अंदर आ गए, ओके। जब इसके अंदर घुसे तो सबका थोड़ा थोड़ा मास डिस्ट्रॉय हो गया। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि पत्थर से पत्थर मारते हो तो पत्थर से स्पार्किंग होता है, मतलब एनर्जी निकल रहा होता है। वैसा तो नहीं, लेकिन याद रखने के लिए कंसेप्ट बनाने के लिए कह सकते हैं। तो ये सब क्या है भाई, ये सब तो रिएक्टेंट कहलाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट तैयार हुआ आपका प्रोडक्ट तैयार हुआ। और यहाँ जो कुछ हुआ इसको केमिकल रिएक्शन ना कह के इसको न्यूक्लियर रिएक्शन कहा जाता है। इसको कहा जाएगा न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर फॉर्मेशन कह दीजिए। तो केमिकल रिएक्शन में क्या बनता है, नया कंपाउंड बनता है, एटम नहीं बनता है। एटम का पुराना बॉन्ड टूटता है, नया बॉन्ड बनता है, मतलब बॉन्ड का केवल अरेंजमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है। यहां पर तो न्यूक्लियस का ही अरेंजमेंट हो जाता है, मतलब मैटर ही चेंज हो जाता है। तो ये बन गया आपका न्यूक्लियस। और यहां पर क्या रिलीज हुआ, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। कितना एनर्जी होगा ये, तो E इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, इतना एनर्जी होगा। कैसे निकालेंगे कि ये एनर्जी डेल्टा एम कैसे निकलेगा, तो पहले पता करेंगे कि टोटल न्यूक्लियस का मास कितना है, फिर पता करेंगे कि ये न्यूक्लियस का मास कितना है, तौल लेंगे तराजू पर, और इनके टोटल मास में से इसका टोटल मास को क्या कर लिया जाएगा, माइनस। ध्यान रहे कभी बराबर नहीं होते ये, भले यही सब मिल के ये बनाए हैं, लेकिन जैसे ये लोग मिल रहे थे सबका थोड़ा थोड़ा मास निकल गया। आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा 4 बाल अगर टूट के गिर जाए तो मेरा मास तो थोड़ा कम हो ही गया ना, थ्योरेटिकली। भले बाल गिरने से मेरे पर असर नहीं पड़ेगा, वो अलग ही बात है, लेकिन थ्योरेटिकल अप्रोच में तो कहा जाएगा मेरा मास थोड़ा कम हो गया, मेरा 4 बाल गिर गए। तो उसी तरह की कहानी यहाँ पर भी होती है। तो हर न्यूक्लियन का थोड़ा थोड़ा मास निकल गया, ये एनर्जी निकल गया। और चूंकि इतना एनर्जी निकलने के बाद ये सब बाउंडेड हो गए, फिर अगर इनको तोड़ के यही लाना है, यही बना देना है, वापस फ्री कर देना है, तो बाहर से हमें उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर हम इसको सप्लाई करें तो ये फिर टूट के ऐसा हो जाएगा। तो चूंकि इस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए इतना ही एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए इस एनर्जी का नाम पड़ गया बाइंडिंग एनर्जी। मतलब इतने से बंधे हुए हैं, इनको तोड़ना है तो इतना कॉस्ट पे करना पड़ेगा, कॉस्ट मतलब एनर्जी देना पड़ेगा, तब ये टूट जाएंगे। तब तो इसका मतलब बेटा ये हुआ हमारा, अब ये कॉन्सेप्ट आप लोग का हो गया। तो इसका ये मतलब हुआ, सपोज एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं कहूं कि ये न्यूक्लियस, अब ऐसा दिखाया जाएगा न्यूक्लियस का, ऐसा दिखाने का मतलब है कि बाउंडेड है, किसी ने बाउंड करके रखा हुआ है, ये बटवा नहीं है, एनर्जी है, फोर्स है जो बांध के रखा है। मान लीजिए मैं कहता हूं ये हीलियम का न्यूक्लियस है, तो हीलियम का न्यूक्लियस है मतलब इसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। और मैं कहता हूं कि इसका बाइंडिंग एनर्जी है कितना, से फॉर एग्जांपल अभी कंसेप्ट लीजिए 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से फॉर एग्जांपल ना। और ये लिथियम है, लिथियम 3 और 6 ले लेते हैं, इसके अंदर 3 प्रोटॉन्स है और 3 ही क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे, तभी तो 3 + 3 6 हो रहा है। हाँ, 3 प्रोटॉन और 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 6 होगा। अब कह दिया जाए कि इसका बाइंडिंग एनर्जी है फॉर एग्जांपल कितना है भाई, तो चलिए कुछ मान लेते हैं 40, चलिए 40 से थोड़ा सा कम करते हैं समझने के लिए, 35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, चलिए सवाल है विच न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल। भाई स्टेबल किसको बोलते हैं, हाँ?
अब ताश का घर बनाइए, फूंक दीजिए, टूट गया। वो बहुत कम स्टेबल था, बाकी क्योंकि थोड़ा एनर्जी दिया नहीं कि टूट गया। लकड़ी का घर बनाइए, थोड़ा ज्यादा हिलाइएगा तब जाके टूटेगा, मतलब वो मोर स्टेबल था। आरसीसी बिल्डिंग बना दीजिए, 10-20 हाथियां भी हिलाए तो नहीं गिरेगा, मतलब वो और भी ज्यादा स्टेबल है। तो जो जल्दी ना टूटे उसको बोलेंगे मोर स्टेबल है, जो जल्दी ना टूटे उसको बोलेंगे मोर स्टेबल है। जल्दी ना टूटे मतलब जिसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो मोर स्टेबल है। जिसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको बोलेंगे मोर स्टेबल है। और जो हल्का सा एनर्जी देने से भी टूट जाए लेस स्टेबल है। अब ऊपर ऊपर देखिए उसको, तोड़ने का मतलब क्या होता है ना, ठीक है। हमारा बड़ा घर है, अगर उसका एक दीवार भी तोड़ दिया तो हम कहेंगे घर टूट गया, क्योंकि पहले जैसा तो नहीं रहा ना, कुछ तो चेंजिंग हो गया ना। तोड़ने का मतलब ये जरूरी नहीं कि पूरा को तोड़ दिया जाए, थोड़ा भी चेंजिंग आया तो तोड़ना ही कहा जाएगा। बोलिए, इस पूरे न्यूक्लियस को तोड़ तोड़ के अलग अलग कर देना है तो इतना एनर्जी देना पड़ेगा तब पूरा, राइट, ये मीनिंग निकलता है। और इसको पूरे न्यूक्लियस को तोड़ तोड़ के फ्री कर देना है तो इतना एनर्जी देना पड़ेगा ना। विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज मोर स्टेबल। तो ऊपर ऊपर देखा जाए तो लग रहा है कि ये ज्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। ये भी तो देखिए कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बताइए एवरेज बाइंडिंग एनर्जी क्या है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ना, पर न्यूक्लियन। अगर हमसे पूछा जाए भाई, अगर हम लोग से पूछा जाए कि मान लीजिए घर में 10 आदमी रहते हैं, उनका घर का इनकम है 1 लाख, एक घर में 20 आदमी रहते हैं, उनका घर का इनकम है 1.5, कौन से लोग धनिक हुए, रिच हैं? तो ऊपर ऊपर बिना सोचे बोलिएगा तो कहिएगा भाई ये वाले इनका इनकम ज्यादा है। नहीं भाई, खाने वाले भी तो 20 आदमी है ना। यहां पर देखिए तो पर हेड कितना आएगा, 10,000 आएगा। यहां पर हेड 10,000 आएगा, जबकि यहां पर हेड कितना आएगा, 7,500 ही तो आएगा। यस और नो, 7,500 ही आएगा। यस, तो ये ज्यादा रिच नहीं, ये ज्यादा। अपर हेड तोड़ने का मतलब ये हुआ कि अगर हमने हीलियम से एक भी न्यूक्लियन को निकाल दिया तब वो हीलियम नहीं रह जाएगा, कोई अलग न्यूक्लियस बन जाएगा। कहा जाएगा कि हीलियम खत्म हो गया, कोई दूसरा बन गया। उसी तरह से लिथियम से कोई एक भी न्यूक्लियन को बाहर निकाल दिया जाए तब उसके अंदर 6 ठो बचेंगे क्या, 5 ही बचेंगे। अब वो न्यूक्लियस कोई अलग न्यूक्लियस हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस की पहचान है उसका मास नंबर, उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर चेंज, मैटेरियल चेंज। अरे भैया आप ही लोग बताइए, आप इसको क्या बोलते हैं, हीलियम। यस, हीलियम 4, ये हीलियम है। और वहीं अगर हम बात करें ये क्या हो गया भाई, 2, 3, ये हीलियम का आइसोटोप है। दोनों मटेरियल अलग अलग है, भले आइसोटोप है, दोनों में दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन दोनों मटेरियल 100% सेम नहीं है। देखिए यहां पर एक न्यूट्रॉन, यहां 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, यहां 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, केवल एक न्यूट्रॉन की अंतर पड़ गया तो मटेरियल अलग अलग हो गया ना। तो न्यूक्लियस की पहचान क्या है, उसका मास नंबर और उसका एटॉमिक नंबर। अगर एक को भी यहां से निकाल दिया जाए तो हीलियम नहीं रह जाएगा, और यहां से भी एक को भी निकाल दिया गया तो वो लिथियम नहीं रह जाएगा। अब बताइए, ये 4 न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियंस मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये 4 न्यूक्लियंस को बांधने के लिए कितना एनर्जी इंगेज हुआ है, कितना एनर्जी इंगेज हुआ है, 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक के हिस्सा में कितना है भाई, एक को निकालना हो तो कितना एनर्जी लाना पड़ेगा एवरेज, तो क्या करना पड़ेगा, 30 मेगा
इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कितने भागों में बांटना पड़ेगा, 4, मतलब ये आएगा 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ इसको अलग करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, 7.5, इसको भी अलग करने के लिए एवरेज 7.5, इसको भी अलग करने के लिए 7.5, इसको भी 7.5, इतना, तब ना 30 हुआ, समझे। तो एक को, अगर एक न्यूक्लियस को, एक न्यूक्लियन को अलग करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, 7.5, मतलब हीलियम को बिगाड़ देना तो 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो बिगड़ जाएगा, कोई अलग मटेरियल में कन्वर्ट जाएगा। जबकि यहां देखा जाए टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितना है, इतना, लेकिन कितने न्यूक्लियंस है यहां पर, 6, तो पर हेड कितना रहा है इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना आएगा भाई, तो 35 को डिवाइड करना पड़ेगा 6 से, 6 जा 36, लगभग 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लेता हूं ना। बताइए इसका एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए सिर्फ 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, और एक निकाल दिया तो 5 ही तो बचेगा, मटेरियल चेंज हो गया, टूट गया, कहा जाएगा अलग हो गया, पूरी तरह से नहीं टूटा तो भी मटेरियल बदल गया, और इसको तोड़ना हो तो 7.5 चाहिए, इसको तोड़ना ना सा तकलीफ है, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ना। सो हीलियम इज मोर स्टेबल देन लिथियम, ऐसा कहा जाएगा ना। तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को डिफाइन करना है तो हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना पड़ेगा, राइट, कि एक न्यूक्लियन को निकालने में कितना ज्यादा एनर्जी जहां लग रहा है वो ज्यादा स्टेबल है, और कम जहां लग रहा है वो कम स्टेबल है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ना बेटा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस टू इट्स mass number, that is binding energy per nuclear energy EBN लिख देते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये ऊपर में लिख दीजिएगा बाइंडिंग एनर्जी और नीचे लिख दीजिएगा मास नंबर, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मोर स्टेबल ना, मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मोर स्टेबल, लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेस स्टेबल ना। तो ऐसे हम कह सकते हैं मोर बाइंडिंग एनर्जी मोर स्टेबल, लेस बाइंडिंग एनर्जी लेस स्टेबल, ठीक है। अब हम लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने लेबोरेटरी के अंदर जितना भी पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट हमें मालूम है वो सबका न्यूक्लियस का मास मेजर किया, क्या चीज से भाई, मास स्पेक्ट्रोग्राफी से ना, मीटर से, और सबका मास डिफेक्ट निकाला गया, और मास डिफेक्ट निकालने के बाद सबका बाइंडिंग एनर्जी भी निकाला गया, और फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर निकाल के ग्राफ प्लॉट किया गया, जिससे पता चलता है कि कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन लेस स्टेबल है, ठीक है। वो ग्राफ को देखिए, वो ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है, हम यही आना चाहते थे, यही हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, ठीक है बेटा। चलिए आते हैं अब यहां पर, ये हमारा ग्राफ है, ये ग्राफ प्लॉट करने आएगा, राटा मार लीजिएगा जरूर आप लोग, बिना राटा मारे मत जाइएगा। मतलब यहाँ पर दो जो टॉपिक है पढ़ाने के लिए, भले हमने सब पढ़ा दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या, न्यूक्लियर फोर्स वाला एनर्जी और उसका पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन का ग्राफ, प्लस ये, हाँ बाकी कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर दोनों में से कोई भी ग्राफ आता है तो 2 मार्क्स का तो वही हो गया, और 1 मार्क्स का कुछ पूछ लेगा। चलिए तो बात करते हैं इसका, ये क्या है, तो बाइंडिंग
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का ग्राफ है ना। ठीक है, अब देखिए ये क्या बोल रहा है। अगर ग्राफ बोलेगा प्लॉट करने के लिए तो इसे ही प्लॉट करना पड़ेगा। अब याद रखने के लिए कैसे थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ। सबसे शुरुआत से जानना है क्या जी को, यहाँ से शुरुआत करना है। यहाँ इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। ये ड्यूटेरियम है। ड्यूटेरियम सबसे कम होता है। ड्यूटेरियम इधर जाएगा मतलब मास नंबर, यहाँ मास नंबर 250 तक दिखाया हुआ है। लास्ट एलिमेंट यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं यूरेनियम 238 दिखाया हुआ है। बाकी भी हम लोग कुछ सबको याद नहीं रखना है, कुछ को याद रखने से एक रिदम ट्रिक सीख लीजिए। तो इस पर मास नंबर लिया हुआ है, यहाँ 0, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 ऐसा दिया हुआ है। और यहाँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 और कितना 10 ये दिया हुआ है। ग्राफ प्लॉट करना है, ये प्रैक्टिकल ग्राफ है भाई, इसमें कोई थ्योरी नहीं है। सबसे नीचे है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है 2 से थोड़ा नीचे। इधर जाना मतलब मास बढ़ना, ऊपर जाना मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पर हेड बढ़ना। उसके ऊपर जाइए तो ट्रिटियम मिलेगा, उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है। मतलब ड्यूटेरियम के कंपैरिजन में ट्रिटियम मोर स्टेबल, मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मोर स्टेबल। उसके ऊपर जाइए, डायरेक्ट आप चला जाइए हीलियम पर। हीलियम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और भी स्टेबल। इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम मिल के फ्यूज होकर, कंबाइंड होकर ट्रिटियम बना सकता है, क्योंकि उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा हो गया और स्टेबल हो जाएगा, मतलब और हीट निकल जाएगा तो और उसका बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाएगा ताकि मोर स्टेबल। ये आपका ट्रिटियम और ट्रिटियम मिलकर हीलियम बन सकता है, क्योंकि उसका बाइंडिंग एनर्जी और बढ़ गया, मतलब और मोर स्टेबल हो गया। ठीक है, उसका नीचे आइए तो यहां पर लिथियम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थोड़ा कम है। ये नाइट्रोजन ऐसे ऐसे करते हुए, तो ऐसे कर लीजिएगा, 2-3 को याद रखिएगा। इसको याद नहीं भी लिखने से हो जाता है, डायरेक्ट यहाँ पर आ जाइएगा हीलियम, लिथियम, और थोड़ा सा ऐसे खींच के पहुंच जाइएगा कार्बन पर। कार्बन वाला जरूर दिखा दीजिएगा ना, 3-4 ठो दिखाना, इतना भी शॉर्टकट नहीं मार देना कि मार्क्स ही कट जाए। 3-4 ठो याद रखिए। और उसके बाद में ऐसे ऐसे करके बीच वाला नहीं भी दिखाने से यहाँ पर आइएगा सल्फर पर। सल्फर का मास नंबर आप जानते हैं 32 होता है, तो 32 मतलब 25 के बाहर तो होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा अंदाजा लगा बना दीजिएगा। ये हुआ ना सल्फर। उसके बाद याद रखने का तरीका बताता हूँ। लास्ट में जाइएगा यूरेनियम के पास, और यूरेनियम का एटॉम मास नंबर 238। तो 238 कहाँ आएगा, ये तो 225 हो गया, ये 250 तो यहीं पर आएगा, कहीं बीच में लेके यूरेनियम यहाँ लिख देना, राइट, यूरेनियम। और याद रखना है कि यूरेनियम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8 मेगा से थोड़ा कम होता है, मतलब 7.7 के आसपास मान के चलिए ना। और सबसे हाई पर होता है कौन, फेरस को यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ ऐसे बना दीजिएगा, यहाँ पर फेरस पर आ जाइएगा। और फेरस का मास नंबर 56, तो 56 मतलब 50 का थोड़ा बाहर। इतना तक याद रखना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद इसको कर लीजिए, और वहां से एक रिदम पर धीरे 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 खींचते हुए यहाँ पर ला दीजिएगा ना। बीच वाला नहीं भी लिखिएगा तो मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, बीच वाला नहीं भी कीजिएगा तो मार्क्स आपका नहीं कटेगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये रहा। अब ये बतला क्या रहा है ना, ये बतला क्या रहा है, आते हैं इसके ऊपर। यहां से पूछता है, ग्राफ प्लॉट करने के लिए देता है, साथ ही साथ 2 ठो इस पर कंक्लूजन पूछता है ना। तो कंक्लूजन क्या है, ध्यान से देखिए कंक्लूजन क्या, आप लोगों को ध्यान से देखा जाए कि यहाँ 30 मानेंगे, 30 ये है 30 और ये है
170, यहां पर होगा 170, 170। 30 से कम मास वालों को बोलते हैं लाइट न्यूक्लियस, हल्का न्यूक्लियस, और 170 से ज्यादा वाला को बोलते हैं हेवी न्यूक्लियस। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो 30 से कम वाला दो न्यूक्लियस फ्यूज होगा, फ्यूज मतलब जुटेगा, और जुटेगा तो 12 बन जाएगा, 12 मास नंबर हो गया। तो 12 मास नंबर तो इधर जाएगा ना, और 12 मास नंबर यहां आ गया, और यहां आ गया तो देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ गया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ गया, पहले कम था बढ़ गया, मतलब और हीट निकला होगा इस प्रोसेस में, और हीट निकलेगा। मतलब दो लाइट न्यूक्लियस अगर फ्यूज होकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ गया, मतलब और एनर्जी निकला होगा, हीट और निकलेगा। हीट और निकला तो हीट तो फ्री में निकलेगा नहीं, मतलब कुछ मास फिर एनिहिलेट किया होगा, डिस्ट्रॉयड हुआ होगा, वो एनर्जी बन गया होगा। इसका मतलब कि फिर रिएक्टेंट के मास से प्रोडक्ट का मास थोड़ा कम हो जाएगा, रिएक्टेंट के मास से प्रोडक्ट का मास थोड़ा कम हो जाएगा, और जो मास कम हुआ वो एनर्जी बन के निकल गया। सो फ्यूजन रिएक्शन, दो लाइट न्यूक्लियस जुड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फ्यूजन। फ्यूजन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होता है। अब आते हैं 170 के बाहर वाला राइट, इसको बोलते हैं हेवी न्यूक्लियस। तो इसको क्या बोलते हैं? लाइट न्यूक्लियस। आप लोग अपने लिए नोट्स बना लीजिएगा, लाइट न्यूक्लियस। और 170 से ऊपर वाला क्या बोलते हैं? हेवी न्यूक्लियस, हेवी न्यूक्लियस। ठीक है, हेवी न्यूक्लियस। अब ये हेवी न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस तो यहीं तक होता है, अब वो जुट नहीं सकता, जुटेगा तो और बड़ा बनाएगा, तो बड़ा तो है ही नहीं, होता तो प्रेडिक्टेबल में आप देखते हैं ना, ये टूटता है, टूटने को बोलते हैं फिजन रिएक्शन। फिजन, एफ आई डबल एस आई, फिजन रिएक्शन, ये टूटेगा। अब ये टूटेगा तो 12 न्यूक्लियस, दो छोटा छोटा न्यूक्लियस, मतलब मास नंबर घट गया। तो मान लीजिए कि यूरेनियम अगर टूटा दो भागों में तो मास तो कम हो गया ना, इधर आ गया मास उसका। अब मास इधर आ गया तो देखिए तो ये वाला मास का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो गया? ज्यादा नहीं हो गया? यूरेनियम से ज्यादा हो गया, मतलब फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ गया। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ गया मतलब और हीट निकला होगा, और हीट निकला होगा। तो हीट तो फ्री में निकलेगा नहीं, मतलब और कुछ मास एनिहिलेट हुआ होगा, मतलब इस प्रोसेस में भी मास घटेगा और एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इसीलिए कहते हैं कि फ्यूजन रिएक्शन में भी हीट निकलता है और फ्यूजन रिएक्शन में भी हीट निकलता है। हीट दोनों ही प्रोसेस में निकलता है। ये सुनो, यस। अब यहां पर क्वेश्चन क्या क्या प्रोबेबली पूछ सकता है, इसको आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है ना आपका। ठीक है, प्रोबेबली क्या क्या नोट्स आप लोग से पूछा जा सकता है। थोड़ा सा हल्का सा इसको आप लोग पॉज करके और नोट्स बना लीजिएगा अपने लायक। क्या क्या पूछेगा कि व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द ग्राफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर। तो कंक्लूजन दो तीन का बहुत सारा कंक्लूजन निकाल सकते हैं, लेकिन दो तीन ठो पूछता है, दो तीन ठो बनाना। कंक्लूजन नंबर 1, ठीक है क्या? when light nucleus fuse to form मिडिल, मिडिल मतलब बीच में जाएगा, ये कहेगा हेवी नहीं हो जाएगा, मिडिल
न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस। बाइंडिंग एनर्जी, अगर पर हेड बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाए तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाएगा। अब मेरा फैमिली का हर मेंबर का इनकम बढ़ जाए तो पूरा परिवार का भी तो इनकम बढ़ जाएगा ना फैमिली का। बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस, सो द फ्यूजन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब हीट बाहर निकलेगा। ओके। दूसरा, व्हेन हेवी न्यूक्लियस splits into middle न्यूक्लियस, फिर वो टूटेगा तो बीच में ही जाएगा, मास घटेगा तो बीच में आएगा, कम हो जाएगा। तो मिडिल न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस, फिर बाइंडिंग एनर्जी कब बढ़ेगा, ग्राफ से कंक्लूजन निकल रहा है क्योंकि बीच वाला का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा था। यस, ठीक है। इंक्रीजेस, सो दिस इज एक्सोथर्मिक, यहां से भी हीट बाहर निकलेगा। ठीक है। तीसरा और सबसे कंक्लूजन कि आप लोगों ने यहां पर नोटिस किया था कि 30 से कम वाले कितने एलिमेंट है जिसका मास नंबर कम है, राइट, बहुत कम से है। और 170 के बाहर भी बहुत कम है। मैक्सिमम जो एलिमेंट है कहां से कहां तक है जिनका मास नंबर 30 से लेकर 170 तक। देखा जाए तो उनका ग्राफ कैसा आया था, तो थोड़ा सा मैं फिर से दिखा देता हूं, उसके बाद में थर्ड वाला कंक्लूजन निकालते हैं कि आप लोग ध्यान से देखिए तो यहां पर मैक्सिमम जो एलिमेंट हैं इसी में ना आएंगे जी। हाँ, उनका एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर मैक्सिमम एलिमेंट्स का 8 के आसपास है, कुछ का 8 के ऊपर है तो कुछ का 8 का नीचे हो गया। ठीक है, यानी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। ये सुनो, और यहां से यहां तक कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बाई एंड लार्ज मिडिल मास के लिए लगभग क्या है, सेम है। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, राइट। मतलब दो न्यूक्लियन के बीच में जो फोर्स लग रहा है वही लग रहा है, एक न्यूक्लियन थोड़ा सा भी दूसरा से दूरी हो गया तो फोर्स नहीं लगता है। इसलिए न्यूक्लियस का साइज बड़ा होने से भी इस न्यूक्लियन का इन्फ्लुएंस उस पर नहीं पड़ता है बड़ा होने से बाद में, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो तीसरा जो कंक्लूजन है हमारे पास, उसको हम ये कह सकते हैं कि भाई, तीसरा जो हमारे पास कंक्लूजन है उसमें ये कह सकते हैं कि द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज अबाउट मतलब आसपास, अबाउट 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, which is independent of, नीचे मिटा देता हूं, आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। ठीक है, इतना से हमारा काम चल जाएगा। उसके बाद में आप लोग थोड़ा मोड़ा यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा।